मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। ठंडी ठंडी और धुंधली धुंधली सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना लॉन्ग वीकेंड एंजॉय भी ज़रूर कर रहे होंगे। और आज के दिन के हवाले से अगर बात करें तो आज बहुत ही ख़ास दिन है और इसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि आज बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश है। आज ही के दिन ऐसी शख्सियत ने आंख खोली थी जिसने बरसगीर के मुसलमानों की किस्मत ही बदल दी। उन्हें अंग्रेजों और उनके बाद हिंदुओं की मुमकिना हुक्मरानी से आज़ादी दिलवाई। ये हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कायद आज़म का ही एहसान है जनाब हमारे ऊपर। और इस वतन के हसूल के लिए बाबा कौम की कोशिशों को बयान करने के लिए शायद अल्फाज बहुत ही कम पड़ जाएंगे मेरे पास, लेकिन शायर ने क्या खूब कहा है। लफ्ज तो लफ्ज हैं, जज्बों को समेटें क्यों कर, कैसे कर पाऊं मैं इजहारे अकीदत तुमसे। हम भी जनाब अपने अजीम रहनुमा को, अपने अजीम लीडर को आज के दिन सलाम पेश करते हैं। और जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आज हमारे मसीही बहन भाई, उनको कैसे हम भूल सकते हैं। उनका क्रिसमस का त्यौहार है, बहुत मजहबी जोश व जज्बे से आज वो लोग मना रहे हैं। तो हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से, लाहौर न्यूज़ की तरफ से, जागो लाहौर की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से जनाब हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, मसीही बरादरी को बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। खुश रहिए, खुशियाँ बांटे और अमन का जो पैगाम है वो बन जाए। बात हो रही थी क्रिसमस के हवाले से, मतलब आज के दिन के हवाले से। तो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, लाहौर ये जानते हैं कि इसको हम लोगों ने किस तरह सेलिब्रेट करना है। और 25 दिसंबर का बहुत ही अहम दिन होता है और लाहौर में एक फेस्टिविटी का समझ लें कि माहौल बना हुआ होता है। लाहौर ये मसीही बहन भाइयों की खुशियों में भी भरपूर शिरकत करते हैं और बाबा कौम का यौम पैदाइश भी है और वो भी खूब मिली जोश जज्बे से मनाया जाता है। और आज भी लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आप देखेंगे कि तकरीबात का एहतमाम भी किया जा रहा है। और लाहौर में हर तकरीब में, हर त्यौहार पर मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। लाहौर को कहा जाता है एक मल्टी एथनिक शहर बन चुका है, जहाँ हर मजहब के लोग आपको मिलेंगे, हर कास्ट, हर तबके के लोग यहाँ पर बसते हैं। और इस शहर की ख़ास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ एक दूसरे के मजहबी अकायद की इज्जत की जाती है और मजहबी हम आहंगी और रवादारी की वाज़ेह झलक नज़र आती है हमें लाहौर में। तो लाहौर में क्रिसमस और दीगर त्योहारों पर कैसा माहौल होता है और कौन कौन से पकवान तैयार किए जाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदिल, लाहौरी है, फूड ब्लॉगर है। आदिल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं शुक्र लगा आपने। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल, आप पक्के लाहौरी हैं, आपने लाहौर का मेरे ख्याल से चप्पा चप्पा देख रखा है। आपको पता है कि यहाँ पर किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो है वो बसते हैं। तो आज जैसे कायद आज़म का जो यौम पैदाइश भी मनाया जा रहा है और क्रिसमस भी है, तो हमें बताइए कि लाहौर में कौन कौन से ऐसे तारीखी चर्च हैं जहाँ पर लोग जाते हैं अपनी इबादत करने आज के दिन पे ख़ास तौर पर। लाहौर में अगर क्रिसमस की बात की जाए तो कभी भी इसको क्रिसमस का त्यौहार नहीं कहा गया, बल्कि इसको वड्डा दिन का त्यौहार कहा गया। वड्डा दिन आ गया। हाँ। तो वड्डा दिन का वर्ड हम बचपन से सुनते आए हैं, मेरे वालिद साहब, दादा वगैरह सारे, और बहुत से और लोग भी इसको, अभी भी शहर के लोग इसको वड्डा दिन कहते हैं। बिल्कुल। और ये वड्डा दिन बेसिकली एक तो कायद आज़म की बर्थडे का डे भी था और क्रिसमस का भी त्यौहार मनाया जाता था। तो इसकी जो तैयारी होती थी क्रिसमस के खास तौर के ऊपर, वो 24 की रात से स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है। और हमारे बड़े बताते हैं कि बहुत पहले ये होता था कि अंदरून शहर में जो रहने वाले क्रिश्चियंस कम्युनिटी थी, उनके साथ जो मुसलमान थे वो अपने दिए और बाकी चीज़ें लेके जाकर या मोमबत्तियाँ लेके जाकर उनके चर्चेस के बाहर रखते थे, उनके साथ एक इजहार यकजहती करते थे। रवायात बहुत कम होती गई। लाहौर के अगर पुराने चर्चेस की बात की जाए तो इनमें एक जो पुराना चर्च है जो 1852 में बना और जिसको आज गिरजा चौक के नाम से जाना जाता है, जो लाहौर कैंट के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक पुराना चर्च है लाहौर का। उसके बाद अगर हम लोग शहर की तरफ आएँ तो टकसाली गेट में एक चर्च मौजूद अभी भी है पुराना, और माल रोड पे चर्च है। इसके अलावा अनारकली में चर्च है। तो ये चर्चेस इस बात को शो करते हैं कि लाहौर ने कभी भी क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी तस्वुर नहीं किया, बल्कि उनको अपना हिस्सा रखा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और लाहौर वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी, जहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के लोग बड़ा फ्रीली यहाँ रहते थे। और अभी भी ये हम महंगी जो सी है बहुत ज़्यादा है। बहुत से मुस्लिम्स हो गए, ये क्रिश्चियंस के जो इवेंट्स हैं उनमें सेलिब्रेट करते हैं। इवन डेट माई सेल्फ, इवन के यहाँ पे हिंदू जब अपनी तकरीबात का इनेकाद कर रहे होते हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, उनकी खुशियों को दुबाला कर देते हैं। तो यही होता है एक तरीका। तो आपको, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको
तामीरात के लिहाज से या किस लिहाज से आपको यहाँ पे जो चर्च है वो ज़्यादा पसंद है? कौन सा चर्च ज़्यादा? बेसिकली मोस्टली जो से ये जो स्टाइल चर्चेज हैं ये विक्टोरियन स्टाइल चर्चेस बने हुए हैं। इनके अंदर कैथेड्रल बहुत खूबसूरत है। कैथेड्रल बेसिकली एक ऐसा चर्च है जैसे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के ऊपर कॉन्स रखी हुई हैं। इसी की मुनासबत से जो हमारे हुंजा में पशु कॉन्स हैं उनको कैथेड्रल कॉन्स भी कहा जाता है। राइट। सो कैथेड्रल चर्च बहुत खूबसूरत है, जिसकी जो तैयारी है या जिसकी जो बिल्डिंग का अक्स है वो ऐसा लगता है जैसे हम यूरोप के किसी चर्च में हैं। क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने उसी स्टाइल का जो चर्चेज हैं वो लाहौर में बनाए। माल रोड का चर्च कैथेड्रल बहुत खूबसूरत, गिरजा चौक जो मैंने बताया आपको कैंट का चर्च बहुत खूबसूरत। फिर एक हमारे पास चर्च है नौलखा का। ठीक है। नौलखा भी बहुत पुराना चर्च है और उसका तर्ज तमीर जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, बहुत खूबसूरत चर्च है जिसके अंदर आज भी पुरानी विंडोज़ लगी हुई हैं और जो आर्चिज़ हैं उनकी वो इस बात की कासे करती है कि जब यहाँ पे गोरे रहा करते थे तो वो अपनी इमारतों से कितनी मोहब्बत करते थे, जिसकी अक्कासी हमें आज भी मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए आदिल अंदरून लाहौर की, तो हमें बताइए वहाँ पर कौन कौन से मज़ाहिब के कितनी इबादत गाहें मौजूद हैं और उनको किस तरह ख्याल रखा जाता है, टेक केयर किस तरह उनकी की जाती है? लाहौर में अगर बात की जाए तो पुराने मज़ाहिब के अंदर जैन का जो मज़हब है वो बहुत पुराना है। हिंदू मत उसके बाद आया था। तो जैन के जो टेम्पल्स थे वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए और कुछ मौजूद हैं वो कमरों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी इबारत है। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि उन जो टेम्पल्स हैं उनको दोबारा रिस्टोर करें और पब्लिक के लिए जो जैन के रहने वाले या जो हिंदू मत के रहने वाले हैं उनको यहाँ पे दोबारा इनवाइट किया जाए। तो एक अच्छा स्टेप है। तो क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा थे, हिंदू बहुत थे, फिर लाहौर में पारसी बहुत ज़्यादा थे। पारसियों की यहाँ बिल्डिंग्स थी, इनका कारोबार यहाँ था। अच्छा। मुसलमान भी साथ काम करते थे और क्रिश्चियन भी काम करते थे। लेकिन अगर बिजनेस के लिहाज से बात की जाए तो टॉप के जो बिजनेसेस पे थे वो पारसी लाहौर में मौजूद थे। तो अगर खाने की बात करें, अब हमने ये तो बात कर ली कि कौन कौन सी तारीखी इमारत यहाँ पर मौजूद है। खाने के हवाले से अगर आज के दिन की मुनासबत से देखा जाए तो लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, मतलब त्योहारों पर ज़्यादा खाना क्या पसंद करते हैं? क्रिसमस के मौके के ऊपर ये बड़ी एक रिवायत थी जो अब नज़र नहीं आती कि लोग केक एक दूसरे को बहुत देते थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ। तो केकों का जो कॉन्सेप्ट था वो लाहौर में बहुत पुराना था। हाँ। चूँकि मिठाई इस मौके पे नहीं दी जाती थी, केक काटा जाता था, दिया जाता था। उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन कायद-ए-आज़म की भी हो गई और फिर उनका क्रिसमस का त्यौहार भी हो गया। तो केक जो थे वो बड़े स्पेशलिस्ट थे और लाहौर में सबसे बेहतरीन जो केक्स मिलते थे, बल्कि मैं अब भी कहूँ मिलेंगे, वो एस मोहकमुद्दीन एंड सन्स हैं जो 1882 की दुकान है वो। ओके। तो आप देखेंगे उनका जो बेसिक केक्स थे, उनके वेडिंग्स और क्रिसमस जो केक्स थे वो पूरे लाहौर में मशहूर थे। अमृतसर से लोग केक लेने उनके पास आते थे। तो केकों का बहुत कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, केक एक दूसरे को देना, पे सेलिब्रेट करना। खानों की बात की जाए तो रात का जो वक्त होता था उसमें बारबेक्यू, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा था तो अभी भी सर्दी है तो बारबेक्यू और साथ में यखनी और सूप वगैरह का दौर जो सा वो रात को चलता है। लेकिन मॉर्निंग में वो केक शेक वगैरह सर्व करते हैं। कोई नाश्ते का सच एहतमाम तो नहीं होता, लेकिन अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी लाहौर के अंदरून के भी ब्रेकफास्ट है उनकी तरफ राग़िब होती है। अच्छा, वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं, हमारे ख्वाबों की तरफ आ रहे हैं, उनको भी पसंद किया जाता है। जैसे अभी आप केक की बात कर रहे थे तो आज बहुत से लोग एक दूसरे के घर भी जाएंगे, क्रिसमस भी मना रहे हैं, दूसरा यौम कायद भी मना रहे हैं, तो केक काटा जाएगा। तो उसके अलावा अगर जैसे आप जो जिस बेकरी की बात कर रहे हैं वो हमें मिल सकती है, मतलब कहीं पर मौजूद जी है? बिल्कुल, वो अभी भी एग्जिस्ट है और अनारकली में है। ठीक है। नीला गुंबद के पास है। ओके, मतलब जो देखने वाले उनको भी तो पता चले ना। एक करीम बेकरी हुआ करती थी जो अब खत्म हो चुकी है माल रोड पे, यासीन बेकरी है। ये वो पुरानी बेकरीज हैं जिन्होंने क्रिसमस के केक्स और वेडिंग केक्स को जो है बहुत ज्यादा, मतलब उनकी स्पेशलिटी है इसके अंदर। हाँ, उनकी है। ठीक तो है। क्रिसमस के जितने भी ऑर्डर तैयार होते थे। फिर एक बेकरी है अजमेर बेकर, गुलबर्ग में है। ठीक है। ये भी पुरानी बेकरियों में है जो क्रिसमस की मुनासबत से जो केक तैयार करते थे। और सबसे अहम बात कि जो नॉर्मल डेज में प्राइस चल रही है ये इससे 20% 30% ऑफ देके केक देते थे कि उनका त्यौहार है, वो ये ना समझें कि हम मुसलमान हैं और हम उनको लूट रहे हैं। तो वो 30-20% उनको ऑफ करके वो जो केक थे उनको वो क्रिसमस के मौके पे देते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सी बेकरीज हैं जो और अब तो वो खैर कम ट्रेंड नज़र आता है। पहले जब क्रिसमस का बड़ा दिन होता था तो बेकरियों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर बैनर लगते थे कि क्रिसमस के मौके पे आला केक यहाँ से तैयार करवाएं, ऑर्डर पे तैयार करवाएं, 10% ऑफ लें। और खास तौर पर केक्स की दुकानों पे ज्यादा रश हमें नजर आता था, बाकी जगह पे हमें रश नहीं नजर आता था। तब हम छोटे होते थे तो मुझे समझ नहीं आती थी ये केक्स क्यों लेकर जा रहे होते हैं एक दूसरे के पास,
तो अब समझ आती है कि ये एक त्यौहार है और इस पे मतलब खुशी का इजहार किया जाता है। जितना मीठा मेरे ख्याल से हम खाएंगे उतने ही हमारा मूड भी अच्छा होगा और हम एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। दूसरा, सर्दियों में अगर देखा जाए तो मुझे बताइए आदिल कि लाहौर के जो अंदरून में ख्वाबों के हवाले से है, लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, सुबह का नाश्ता करना या रात का खाना खाना वहाँ पर जाके? दोनों चलते हैं। अच्छा। सर्दियाँ मोस्टली जो सी हैं वो नाश्तों की और जो उनसे रातें होती हैं वो भी बाहरी गुजरती हैं खाने के ऊपर। वीकेंड बहुत बिजी रहता है, लेकिन उसके अलावा भी जो सा है वो वीक डेज के अंदर भी नाश्ता ऑलमोस्ट बाहर का ही होता है, क्योंकि गर्म ग़िज़ाओं को खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। आजकल सर्दी की लहर है, तो जो पाए हैं वो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बाद चल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। सुबह नाश्ते में तो पाए होंगे, गर्म शोरबा होता है, काली मिर्च होती है उसके अंदर, तो वो एक पूरा दिन जो सा आपका बेहतर गुजर जाता है। और रात को थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लेते हैं, लेकिन जो वीकेंड होता है उसके ऊपर तो हैवी मामला चलना ही चलना होता है, जिसमें मछली जो सी है वो बहुत पसंद की जाती है। एग्जैक्टली, खास तौर पर खाई जाती है। हरीसा जो सा है, क्योंकि ये बेस्ट एक सीजन है हरीसे का कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अच्छा, और फरवरी के एंड तक हरीसा जो सा है वो बेहतरीन है। बाकी मार्च और वो दूसरे आ जाते हैं। और एक अहम बात कि ये जो मौसमी ग़िज़ाएँ हैं इनका ताल्लुक लज्जत से नहीं था, बल्कि आपको मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारी हैं उनसे बचाते हैं। हाँ। ये इन्हीं मौसमों में खाया जाए तो बेहतर है। दूध जलेबी जो सी है वो एज ए एपेटाइजर यूज़ होता है, लोग खाने से पहले भी इसको खा लेते हैं और कभी कभार खाने के बाद भी इनको खा लेते हैं ताकि क्वारम सेट हो गया। आप गोश्त, आलू शोरबा बहुत फेवरेट था लाहौर का, यखनी निकाली जाती थी, पुट का गोश्त होता था, उसमें जो सा वो पकाया जाता था। अब वो मामले कम हो गए। मैं शब्द एक होती थी, ये भी सर्दियों का जो सी गज़ा थी, लेकिन अब बहुत कम है ये वाली। ठीक है। तो मछली, हरीसा निहारी हमारी नहीं है, लेकिन हमने बदोबदी बना ली अपनी, तो वो भी खाई जाती है। पाए जो सा है वो नाश्ते में खाए जाते हैं। पूड़ी हलवा जो सा होता है वो सिर्फ वीकेंड पे चला गया हुआ है। वीक डेज में लोग पूड़ी हलवा वगैरह कम खाते हैं। और मेरे ख्याल से ये 12 महीने का खाना है, नाश्ता है, हर कोई गर्मियों में भी खाता है और सर्दियों में भी खाता है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ को भूल जाएं, हम कश्मीरी हैं, मैं भी जैसे कश्मीरी हूँ, आप भी कश्मीरी हैं और लाहौरी भी हैं पक्के, तो अगर हम कश्मीरी चाय की बात ना करें तो फिर दुख होगा, मुझे भी दुख होगा, आपको भी दुख होगा। तो कश्मीरी चाय सर्दियों में ना पी जाए तो मेरे ख्याल से हमारा पूरा एक वो मेन्यू ही नहीं होता। तो कहाँ से मिलेगी हमें अंदरून में या लाहौर शहर में कश्मीरी चाय? अब थोड़ी सी जो सा ना वो बदल गई है। अच्छा। क्योंकि पहले तो होता था ना कि आप रंग कार्ड इस्तेमाल नहीं करते थे उसको पिंक करने के लिए, उसको बकायदा काढ़ा जाता था, नेचुरल तरीके से उसको बनाया जाता था, उसके अंदर पूरे लवाजमात डाले जाते थे। और फिर तो मतलब हम अभी भी ये करते हैं कि 4-5-6 लीटर निकाल के रख लेते हैं फ्रिज में और रोज सुबह खाते हैं। तो अंदरून शहर के अंदर जो सा है वो आपको अब कम मिलती है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कश्मीरी चाय बैठ के पिए। लेकिन आपको गवाल मंडी में मिल जाएगी, आपको लक्ष्मी चौक में आपको कश्मीरी चाय मिल जाएगी। लक्ष्मी चौक में बल्कि एक बाबा जी है, अभी भी दुकान उनकी है, वो कश्मीरी चाय के साथ हंटर बीफ देते थे। ओके। अब वो हंटर बीफ तो खैर नहीं है, उसकी जगह पैटिस ने ले ली है, क्योंकि लोग शायद मीट खाना पसंद नहीं करते। लेकिन अभी भी घरों के अंदर अगर कश्मीरी चाय है तो उसके साथ बाकर खानी लाजमी मौजूद है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और ये सुबह के नाश्ते से पहले का जो है सिलसिला कि बाकर खानी और कश्मीरी चाय, ये दोनों दूसरे का जूस है। और कश्मीरी चाय नमकीन हो तो फायदा है, मीठा तो दूसरी चाय में लोग पीते हैं, तो इसका हक किताब अदा होगा कि अगर ये नमकीन हो। अनारकली में आपको कश्मीरी चाय मिल जाएगी। अच्छा। ये 3-4 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर आपको कदरे अच्छी कश्मीरी चाय, ये थोड़ी क्वांटिटी में उसको तैयार करते हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी होती है वो बाकी जगहों से बहुत बेहतर होती है। जैसे अभी आपने बात की कि 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें मिलेगी। इसी तरह कहा जाता है कि दास कुलचे कीजिए, कि वो भी जो एक रिवायत है या जो हमारा ये खाना था ये भी ख़त्म होता जा रहा है, इसकी भी वो अहमियत जो है ख़त्म होती जा रही है। तो क्या अब नहीं खाया जाता ये, या लाहौर में मिलता नहीं है, या एक ही 2 पॉइंट्स हैं बस? दास कुलचे के पहले 4 पॉइंट्स थे। ठीक है। हर वो इलाके में दास कुलचे वाला साहिब खड़े होते थे जहाँ से लोगों का गुजरगाह बहुत ज़्यादा था। और ये तकरीबन आज से 30 साल पहले 4 भाई मौजूद थे जो दास कुलचे का काम करते थे। एक जगह से दास कुलचा तैयार करवाया और मुख्तलिफ जो अंदरून शहर के जो बिजी एरियाज़ हैं वहाँ पे आवाज़ें लगाते थे दास कुलचा की कि आप खा लें, मतलब दास कुलचा मैं बेच रहा हूँ। अब उनमें सिर्फ एक साहब रह गए, क्योंकि इसको खाने वाले लोग नहीं रहे और पुराने लाहौरी लोग ही हैं जो इस दास कुलचे को समझते हैं। गरम गरम साथ लौंछड़े होते हैं, उसके छोटा सा कुलचा होता है और साथ प्याज होता है, उसके अंदर अचार डाला होता है और आलू भाजी होती है। और गरम गरम जब कुलचा निकल के आ रहा होता है ना, तो आप बैठे बैठे वैसे ही 4-5 कुलचे खाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब खाने वाले भी कम रहे हैं उस लिहाज से, और जो नई जनरेशन है वो सिर्फ दास कुलचे के नाम को समझती है,
लेकिन शायद उसको खाना उनको एग्जैक्टली उनको टेस्ट भी नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एक पॉइंट रह गया है आदिल, वो कहाँ पर मौजूद है? अभी भी लोग थोड़ा सा ना डाउटेड में रहते हैं कि शायद असल दास कुलचा वो वाला है। लोग अच्छा। जाते हैं मोची दरवाजे में। ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो असल दास कुलचे वाले जो अब बैठे हैं, जिन्होंने पुरानी रवायात को बरकरार रखा है, वो चूना मंडी में है। चूना मंडी में जो असल दास कुलचे वाले हैं, आप उनको जाहिद भट्ट साहब हैं, उनका आपको जायका जो सा है वो पुराना सेम मिलेगा जो आज से 50-60 साल पहले था। जबकि ये जो मोची वाले आए हैं, इनके दास कुलचे में जायके में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। तो अगर लोगों ने खाना दास कुलचा तो वो चूना मंडी में भट्ट साहब के पास जाएं, वहाँ पे बेहतरीन किस्म का उनको दास कुलचा मिल जाएगा। लेकिन इसके खाने के जो औकात है वो मॉर्निंग में ही है। ठीक है। आपको 5-6 बजे वहाँ पहुँचना है और 8-9 बजे पहले फारग करा के वापस आना है। और नाश्ता करके आप लोगों ने फिर आराम से जाके अपना जो वीकेंड है या जो भी डे है उसको सेलिब्रेट करना है। आदिल लाहौरी हमारे साथ मौजूद है, फूड ब्लॉगर है। आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आज यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं और ये यौम क़ायद भी आज मनाया जा रहा है जोशो जज्बे के साथ, और खाने पीने के हवाले से तो जनाब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि जो भी चीज़ मिल जाती है हम खा जाते हैं। मुझे इधर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, फैशन ट्रेंड्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। नादिया नबील फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया, जैसे आजकल शादियों का सीज़न भी चल रहा है, शादियों के हवाले से अगर देखा जाए तो फिर हमें किस तरह के कपड़े पहनने, मतलब डे अगर हम लोगों ने वेडिंग में जाना है, नाइट वेडिंग में जाना है, तो किस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए? अभी तो जो सीज़न है वही इतना मज़े का है कि आप सनी डे, अभी एक सनी डे है, अगर उसमें एक वेडिंग आप चल रहे हो, एक फंक्शन है, आप उस पे भी अभी आप ब्राइट कलर्स पहनेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। ओके। बिल्कुल करेंगे। और आप उसको अभी आज खुद भी अगर मैंने वेयर किया हुआ है, क्योंकि शादियों का सीजन ऑन है, इसलिए मैंने इसको वेयर किया, इस चीज़ को दिखाया, पहन के ही इस चीज़ को एक ज़रा डेमो देना था कि मैं करूँ, इसको पहन के दिखाऊं कि आप एंजॉय करेंगे उस चीज़ को डे लाइट में भी, इन डार्क कलर्स को। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सटल वही पेस्टल शेड्स में ही चल रहे हैं और आप उससे बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। हमने अपनी लॉन्च में बड़े ब्राइट कलर्स, ग्रीन इतना खूबसूरत अभी मेरी लॉन्च में एक आया है, शॉकिंग पिंक बहुत मज़े का, जिसका रिस्पांस हमें मिल रहा है। रेड में बहुत मज़े की चीज़ें हैं, तो चल रहा है, प्ले चल रहा है, और कलर्स के साथ और डे लाइट में भी पहने जा रहे हैं। यस, मतलब ये डार्क कलर्स हम डे लाइट में भी पहन सकते हैं। यस, वी कैन, बिल्कुल बिल्कुल वेयर करें। और ब्लैक से, ये ब्लैक तो एक चलता है, वो तो एक नॉर्मली लोगों को फॉरएवर है, वो कह लें कि वो फॉरएवर है। लेकिन अब दूसरे रंगों के साथ प्ले करना और उनको दिखाना, वो एक मकसद है कि लोगों को बताया जाए कि ये भी कलर खूबसूरत है, आप ये इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो लोगों का खूबसूरत रिस्पॉन्स हमें जो है वो। तो कट्स किस तरह के चल रहे हैं? अगर नेक का देखा जाए तो गले का किस तरह के डिजाइन हैं? आजकल फ्लफी बाजू बहुत ज्यादा चल रहे हैं। किस तरह हमारा ये ट्रेंड भी आप ये देखेंगी कि ये ट्रेंड बहुत पुराना है, फ्लफी बाजुओं का। हम उसी चीज को, वो चीजें हो गई होती हैं। अभी अगर मेरी मदर से भी मेरी बात हो रही होती है और उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ अपने कट में, अम्मा ये नया आ रहा है, तो वो पहन चुकी होती हैं उस टाइम में। हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा मॉडर्न उस कट्स में ले जाके, उन चीज़ों को थोड़ा सा कट और इस तरह से करके तो हम सामने ले आते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन वो चीज़ें हो चुकी जो पहले पहनी जा चुकी हैं, वापस उन्हीं ट्रेंड्स को, उन पुराने ट्रेंड्स को लाने की कोशिश, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, चाहे वो एम्बेलिशमेंट है, चाहे वो कट्स हैं और चाहे वो कलर्स हैं, उन्हीं को जब आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके सामने लाते हैं तो इंतहाई खूबसूरत चीज निकल के सामने आ जाती है। लेकिन बाजुओं के हवाले से, अगर जो फ्लफी बाजू अगर बहुत से लोगों ने बनवाने हैं तो किस फैब्रिक के बनवाएं? सिल्क के बनवाएं, और गेंजा के आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, किस तरह के? इनने मैंने तो रॉ सिल्क के भी बनाए, मैंने वेलवेट के भी बना रही हूँ, और जिस फैब्रिक पे जिस पे भी काम हो रहा है, कतान सिल्क है हमारी, उस पे काम हो रहा है, और गेंजा पे तो हो ही रहा है, वो भी चल रहा है। इट्स जैसे वेडिंग के उसके से रिलेटेड ये होते हैं, तो फिर इस पे प्योर सिल्क पे बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत फॉल आती है। अब जितना ज्यादा उसको खूबसूरती से उन बाजुओं को जितना यूज फैब्रिक करेंगे, उतनी ही वो खूबसूरत फ्लफी वो लुक उस स्लीव में आ जाएगी निकल के। तो यस,
जितना अच्छा ये होगा, ट्रेंड में है अभी। जो आप करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जो आपके दिमाग में चीज़ें होती हैं ना, आप वही लेकर आते हो और अपनी डिज़ाइनिंग खुद कर लेते हो, ये है। लेकिन आप ऑनलाइन, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चली गई हैं, हर चीज़ ऑनलाइन चली गई कोविड की वजह से, तो इसमें क्या कहेंगे, ये अच्छा ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन का? ज़रूर कहनी चाहिए हमें, कि मेंशन करनी है ये बात कि कुछ लोगों ने, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों के ख़राब हो रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ। मैं यही बात बताती हूँ, अपनी बात करते हुए ये ज़रूर मेंशन करती हूँ कि क्वालिटी, आपने अगर आपने सेल करने हैं और लोगों से पैसे लेने हैं, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने पैसे लेने और चीज़ अपनी भिजवानी है, उसके बाद आप वो भी तैयार रहें। अगर आप गलत या उससे चल रहे हैं तो फिर अपने उस रिजल्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो हम यही कहते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं पहन रही हूँ और दिखा रही हूँ, यही आपके घर तक आएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम वही आपके घर तक पहुंचाएंगे जो हम खुद दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, और इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रख। मौजूदा दौर में कपड़ों पर रंगों की मदद से आर्ट बनाने का जो रुझान काफ़ी तेज़ी से मकबूल भी हो रहा है। तो मैं भी आपकी मुलाकात एक ऐसी ही आर्टिस्ट से आज करवाने जा रही हूँ अपने प्रोग्राम में, जो रंगों की मदद से कपड़ों पर इंतहाई शानदार पेंटिंग्स करती हैं। उनसे जानते हैं कि ये पेंटिंग्स कैसे की जाती है, कौन कौन से फैशन ट्रेंड्स आज जो इन हो चुके हैं और कौन सा फैशन ट्रेंड आउट हो चुका है। मेरे साथ आज मौजूद है नादिया नबील हैं, आर्टिस्ट हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं। नादिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया, आई मस्ट से कि आपके जो फैशन सेंस है या फैशन डिज़ाइनिंग है आपकी, वो सबसे डिफरेंट है, मुनफरिद है। ठीक है, मैंने इस हवाले से पहले कोई भी नहीं ऐसी चीज़ें देखी जितने आपने पेंटिंग्स की होती हैं, और कपड़ों के ऊपर जो ख़ास तौर पर आप हैंड के साथ पेंटिंग करना, ये मेरे ख्याल से एक मुनफरिद चीज़ होती है। तो हमें बताइए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या सोचा आपने, किस तरह आपने ये स्टार्ट किया? कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी इसके बारे में। कर तो रही हूँ मैं बहुत टाइम से, पेंटर भी हूँ, क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हूँ, और अपने ब्रांड को लॉन्च किया और हमने देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जानती हैं मार्केट में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, किस तरह से डिफरेंट देना है लोगों को, टारगेट कैसे करने हैं लोगों को, और लोगों को एंजॉय भी करें, वो डिफरेंट भी लगना चाहिए। इसके लिए फिर वो कि इस चीज़ को कि पेंट तो हो रहा है, तो फिर वाई नॉट कि हम इसके साथ प्ले डिज़ाइंस भी बनते हैं, वो चीज़ें भी होती हैं, प्रिंटिंग भी होती है, बट वाई नॉट के हैंड पेंटेड की तरफ वापस हम अपने उस ज़माने की तरफ जाएं। और उन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ला के थोड़ा सा नया जो है वो अंदाज के साथ पेश किया जाए। और आई एम डूइंग, मैं प्ले कर रही हूँ उसके साथ, कपड़ों पे कर रही हूँ। हैंड पेंटेड थिंग्स होती हैं मेरी मोस्टली, अगर अभी दिखा रहे हैं बिल्कुल वो दिखा रहे हैं। तो कौन सा फैब्रिक या कौन सा पेंट अगर देखा जाए तो आप यूज करती हैं अपने डिजाइन के लिए? मोस्टली मार्केट में मिलने वाले फैब्रिक पेंट्स प्ले में उन्हीं से करती हूँ। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कुछ बहुत लेके आया जा रहा है, उससे किया जा रहा है। सिल्क के पेंट्स होते हैं आपके, थोड़े एम्बोज होते हैं, उस तरह के वो चीज़ें शिमरी होते हैं। इट्स ऑन डिमांड, इट्स ऑन डिमांड, इट्स ऑन। और फैब्रिक की टाइप क्या है, आपको उस फैब्रिक पे कौन सा वाला पेंट करना है, ये चीज़ का नॉलेज बड़ा ज़रूरी है। अगर वेलवेट है, लेट्स से हम विंटर की ही बात करते हैं, अभी विंटर रॉ सिल्क एंड वेलवेट पे अगर चल रहे हैं। वेलवेट एक डिफिकल्ट फैब्रिक है सब में देखा जाए तो। वैसे तो मैं हर फैब्रिक को एक कैनवस की तरह ही लेती हूँ। ठीक है, मेरे सामने कैनवस आ गया है, अब शुरू हो जाओ, अब स्टार्ट करो अपना काम करते हैं इसको इस पे। बट अभी जो वेलवेट पे जो ज़्यादा इस वक्त मुझे डिफिकल्ट जो चीज़ लग रही है, वो वेलवेट को कंट्रोल करना। विंटर का जो भी कलेक्शन मेरा आया है अभी हाल ही में, हमने उनको मैचिंग पेपर्स एंड उसके जो है उसके वो दिखा रहे हैं वेलवेट के ऊपर। तो उन स्ट्रोक्स का थिकनेस और थिननेस, वो कंट्रोल ही आर्ट है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब वेलवेट के ऊपर आप हैंडमेड सिर्फ पेंट कर रहे हैं, ऊपर कढ़ाई नहीं कर रहे, कोई भी पैचेस नहीं लग रहे। पेंट करना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा आर्ट है, तो उसको टैकल करना सारा कुछ, जैसे आपने पहना भी बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। तो किस तरह, मतलब डिज़ाइन किस तरह सोचती हैं आप दिमाग में, और फिर उसको पोर्ट्रे कर रही हैं, मतलब फिर उसको डिज़ाइन अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अच्छा। अब हर वक्त अब एक चीज़ करते हैं, अब आपको मेरा वो माइंड उस तरह से वो गेम वो चल रहा होता है कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए और नेक्स्ट नया क्या करना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग मोटिव्स को, नेचर इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है मेरी, नेचर से कलर्स को लेना, शेप्स को फॉलो करना, बर्ड्स एनिमल्स के कलर्स, ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं जो सीरियसली। और मैं उन्हीं से कलर्स पकड़ के अपने कैनवसेस, अपने फैब्रिक, इन चीज़ों पे ले आती हूँ और बनाती हूँ।
और जैसे नादिया आगे न्यू ईयर आने वाला है, नया साल भी आने वाला है, और नया साल जब भी आता है कुछ अपने साथ नया लेकर आता है। बिल्कुल। तो हमें बताइए कि नए साल में क्या न्यू ट्रेंड्स आने वाले हैं, क्या आउट होने वाला है, किस तरह के कलर्स आएंगे, हमें देखने को मिलेंगे। ब्राइट कलर्स तो लोगों को मैंने एक सर्वे किया है, अगर मैं उन चीज़ों को देख रही होती हूँ अपने एंड से, प्लेन के ऊपर जो एक ड्रामा हम कर सकते हैं ना, एक प्लेन प्रिंट्स तो चलते हैं, वो एक अदर साइड वो चल रहा है, वो हो रहा है, वो मैं भी कर रही हूँ, बना रही हूँ अपने, प्रिंट करवाती हूँ अपने डिज़ाइंस, लेकिन प्लेन के साथ जो रंगों का प्ले है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, और लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। अच्छा। कि कुछ ऐसा कि प्लेन अभी फैशन में जो आ रही है ना, एक चीज के प्लेन, एक फैब्रिक प्लेन कट्स होने चाहिए, कुछ प्लेन के साथ, और उसके साथ कुछ भी मोटिव कहीं भी एक डिजाइन कर दिया जाता है, चाहे वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स डिमांड हो जाए, चाहे वो मैं खुद से अगर बता रही हूँ, खुद रिकमेंड कर रही हूँ, तो उसके ऊपर हम मतलब इस साल भी 2022 में भी हमें प्लेन ही नजर आएंगे इंशाल्लाह। उसके साथ और कट्स को अगर आप कहें तो भी लॉन्ग में बहुत लॉन्ग ट्रेंड अभी आ गया, लॉन्ग आ गया, अब थोड़ा सा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी जो ज्यादा ट्रेंड में आ गया है ना, वो लॉन्ग वापस हो गई है। जैसे अरबिक हमारे ड्रेस, अब मैंने इसीलिए अपनी एक लाइन, एक पूरी प्रॉपर अपनी लॉन्च में अरबिक कट्स को सारा दिखा दिया, अरबिक लॉन्ग ड्रेसेस। अरबिक लॉन्ग में आ गया कि काफ्तान वगैरह बहुत ज्यादा चल रहे हैं। काफ्तान भी कह सकते हैं, लॉन्ग मैक्सीज टाइप कह सकते हैं हम इसको, वो उसमें आ जाएगा, जिसके साथ आप ट्राउजर भी, प्रॉपर ट्राउजर, आप शॉल लेना चाहते हैं, यू कैन वेयर। मैंने शलवार, इवन शर्ट्स, ट्राउजर एंड शॉल के साथ भी एक लॉन्ग कट को ही दिखाया है। आप स्लीक भी लगते हैं, आप ट्राई करके देखें। आप में अगर आती हैं ये प्रॉब्लम्स के बंदियों को कि अभी वेट बढ़ गया है, अभी प्रॉब्लम भी आ गई है, बट आप वो कट्स ट्राई करके देखें, आप खुद देखेंगे कि आप चेंज आपको नजर आएगा कि वो बहुत आप स्लीक लुक आती है आप लॉन्ग में। लेकिन सारे हर कोई पहन सकता है, मतलब अगर किसी की हाइट छोटी है, कोई थोड़ा हेल्दी है, उसके हिसाब से। हाँ, मैं हाइट की बात करेंगी तो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने कि व्हाई नॉट, आप ट्राई तो करें, आप एक दो ट्राई करें, एक दो कट्स को ट्राई करें, उसके बाद फिर यू कैन डिसाइड कि ये मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। बट मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए, खुद पे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। आप सिर्फ वही ना रहें कि एक ही चीज चल रही है और हम भी उसी दौर में शामिल हो चुके हैं। नॉट एट ऑल, एक्सपेरिमेंट्स मस्ट हैं, उसके जरिए ही चले, रिस्क लेना चाहिए जिंदगी में, रिस्क लेना चाहिए, फिर एंजॉय करेंगे आप। और दूसरा नादिया, जैसे लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल है, अगर मैं हैंडमेड इसकी बात करूँ, पेंटिंग की, कि जो हाथ से बनी हुई पेंट्स होते हैं या फैब्रिक के ऊपर किया होता है, उसको धोया नहीं जाता, अगर धोएंगे तो वो उतर जाएंगे, उसका डिजाइन खराब हो जाएगा, या जो कलर्स हैं वो फेड हो जाएंगे। बिल्कुल बताऊंगी। तो ये कितनी हकीकत है इसमें, हमें बताइए। मैं बिल्कुल बताऊंगी, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दे दी। मैं इस चीज को ये नहीं कि सिर्फ हमें सेल करना है, हमने बना लिया, सेल किया और बात खत्म हो गई। बात शुरू होगी वहां से, जब सेल होगा। ये जवाब मैंने इस तरह दिया कि मैंने अपनी एक प्रॉपर एक शर्ट जिसपे एम्बेलिशमेंट हुई भी थी, डायरेक्ट हैंड पेंट था, ऐसा ही मैंने उसको सर्व किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी उसको लगाया था कि इससे बेहतर अब मैं नहीं बता सकती। जब मेरे साथ शूज की बात की जाती है, अभी हम निकलेंगे तो ये शूज, इसका कलर निकल जाएगा, कहीं लग गया, कुछ हो गया, मैंने कहा अभी बारिश भी हो गई ना, तो उस बारिश में रख दें आप ये जूते, ये वहां पे, उसके बाद उठा लीजिएगा और धूप में रख दीजिएगा, इसको ड्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कलर्स उतर गए, अब इनका क्या करना है। ये नहीं होगा। जब मैंने पूरा उसको वेट करके दिखा दिया कि ये लें, अब इससे बेहतर हम नहीं करते। हम अपनी एम्बेलिशमेंट वाली चीजों को, अपनी आर्टी और एक्सपेंसिव थिंग्स को हम सिर्फ ड्राई क्लीन कराते हैं। मैंने वो भी एक उनको दे दिया, एक डेमो दे दिया कि इसको लिटिल आप एक सर्फ में डाला है आपने और निकाल लिया है, उसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है कि इस तरह कुछ नहीं होता। आप लॉन्ग लाइफ मेरे थिंक जब से मैं पेंट कर रही हूँ, इस हवाले से मेरे कुछ सैंपल्स, यानी 12-15 साल हो गए हैं, मैं वो सैंपल्स लाइव आके दिखा सकती हूँ कि वो बिल्कुल वैसे ही हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उन्हें वॉश भी किया, ये नहीं है कि हाँ थोड़ा सा ये करें कि वॉशिंग मशीन जैसे उसको यूज, आप अपनी आर्टी थिंग और अच्छी थिंग को वॉशिंग मशीन की नजर ना करें प्लीज, लेकिन डेलिकेसी से वॉश करें, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जैसे अभी आपने नादिया खुसो की बात की और जूतों पे भी आप पेंट करती हैं, हमें बताइए ये डिजाइन कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में? वहीं से, नेचर से? नेचर इंस्पिरेशन मैंने आपसे कहा है कि है, मैं हूँ, वो कपड़ों में भी नजर आती है, वो आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है कि प्लेन अब तो हर चीज में अब ढूंढती हूँ कि कुछ नया क्या किया जाए। लोग ये कहते हैं कि कैजुअली हम नहीं पहन पाएंगे। मैंने अपने खुस्से पे डेमो दिया, मैंने जॉगर्स पे जो मेरे जिम के हैं प्रॉपर शूज हैं मेरे, मैं उनको रेगुलर वेयर करते हैं,
मैं उन पे दिखाती हूँ कि अगर आप कहते हैं कि ये सिर्फ रखे, ये एक डेकोरेशन पीस है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनको रेगुलर पहने, रेगुलर उसी तरीके से जैसे आप अपने नॉर्मली शूज यूज करते हैं, तो यू कैन, नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं होगा। जी। तो कितना मुश्किल होता है खुशों पे पेंट करना और जूतों पे पेंट करना? पेंट करना, मैंने आपको बताया है कि सारी बात उस कंट्रोल की है, ब्रश कंट्रोलिंग। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर आप भी जाएं और अभी ब्रश पकड़ें और अपने शूज़ के साथ, वो मेसी हो जाएगा। उसका कंट्रोल आपको वक्त के साथ ही आएगा। और अगर आपका शौक है, अगर ब्रश उसको करना, उस टेक्निक को सीखने के लिए टाइम चाहिए कि आप डायरेक्ट ही पेंट पकड़ के, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि डायरेक्ट पेंट्स को पकड़ के कोई भी अपने फैब्रिक के ऊपर या अपने नए जोड़े के ऊपर आप फौरन स्टार्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ नीचे पहले ड्राइंग, कुछ ना कुछ आप करते हैं, उसके बाद आप फिर एक फिलिंग स्टार्ट करते हैं। बट आई एम नॉट डूइंग लाइक दैट। मैं डायरेक्टली जो यहाँ आ रहा है, मैंने कलर्स मिक्स किए हुए हैं और मिक्सिंग के साथ उसको स्टार्ट ले लेती हूँ। ठीक है जी। नादिया नबील हमारे साथ ही मौजूद है, इनसे मजीद भी बात करेंगे। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज एक साहिबे किरदार की बातें होंगी, उसकी गुफ्तार की रफ्तार की बातें होंगी, जो जलाता था अंधेरे में सदाकत के चिराग, रोशनी के इसी मीनार की बातें होंगी। नाजरीन, आज 25 दिसंबर है और आज के दिन बाबा कौम, मोहसिन वतन मोहम्मद अली जनाह पैदा हुए थे, जिनकी अनथक मेहनत, कोशिशों और जहद मुसलसल का समर पाकिस्तान की शक्ल में हमें मिला है, जिन्होंने शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को ताबीर देने के लिए दिन रात की मेहनत की, यहाँ तक कि मकसद के हसूल की खातिर अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। वो बुलंद हिम्मत, मर्द मुजाहिद, निगाह बुलंद किए अवाम की रहनुमाई करता रहा। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की बुलंद हिम्मती, मुस्तकिल मिजाजी, मकसद के हसूल के लिए सच्ची लगन ने ये साबित कर दिया कि नेक नियति से क्या क्या नहीं किया जा सकता और हर काम जरूर पाया तकमील तक पहुंचता है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो कामयाबी भी जरूर मिलती है। तो कायद की जिंदगी का दायरा इस कदर वसी है कि जिसके हर एक पहलू का अहाता करने के लिए एक नहीं बल्कि सैकड़ों शोज दरकार होंगे, लेकिन हम फिर भी मुख्तसर वक्त में ये कोशिश करेंगे कि कायद की जिंदगी, उनके फरमुदात की बात हो और उनको खिराज अकीदत ही पेश किया जाए, और ख़ास करके बात हो कि क्या यही कायद का पाकिस्तान है? क्या अल्लामा इकबाल ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जिसका चेहरा हम सब ने मिलकर बिगाड़ दिया? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब हैं, हिस्टोरियन हैं, और उनके साथ मौजूद हैं रज़ा रियाज साहिबा, जो पाकिस्तान के कौमी तराने के हालिक हफीज़ जालंधरी साहब की साहबजादी हैं। मैडम, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और इकबाल चावला साहब, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा, एक अकेले लीडर का अंग्रेज जो सरकार थी, कांग्रेस के गठजोड़ के खिलाफ मुकाबला करना और फिर पाकिस्तान का हसूल, इतना आसान काम नहीं था। उन्होंने अनथक मेहनत की, उन्होंने जद्दोजहद की, और मुसलसल 7 साल की जद्दोजहद के बाद हमें ये पाकिस्तान मिला था। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज पैदाइश का दिन है, जन्मदिन है। हम सबको मुबारकबाद कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह हिंदुस्तान में एक सोई हुई कौम को, कम्युनिटी को कौम में बदला, नेशन में बदला, और फिर नेशन स्टेट के क़याम के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल की, ये कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ तो बरतानवी एम्पीरियलिस्ट थे जो कि तकरीबन 3/4 वर्ल्ड में काबिज थे, और सबसे बड़ी जो उनकी प्राइड थी, कॉलोनी जो थी, वो साउथ एशिया बर सग़ीर कहलाता था, भारत उस वक़्त कहलाता था, तो वो थी। तो दूसरी जानिब कांग्रेस जो कि बज़ाहिर सेकुलर जमात थी, लेकिन दर हकीकत वो हिंदुओं की नुमाइंदा जमात थी, और वो इंतखाबात में भी 36, 37, 45, 46 के इंतखाबात में भी यही साबित होता है कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की जमात थी। अच्छा, तीसरी तरफ एक और जो मौजूद थे, जो
चैलेंजेस थे, तो वो सिख थे जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देते थे शुरू में, वो भी नुमायाँ थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को था, वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों में, जो कि बहुत ज़्यादा बाअसर लोग थे, उलमाए दीन, जिनको क्लेरिक्स कहा जाता है, वो पाकिस्तान के ज़्यादातर वेरी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो पाकिस्तान के बनाने के हक में नहीं थे, मगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक करिश्मा था। और वो करिश्मा, वो ये करिश्मा उसे कहते हैं, ऐसा शख्स जिसकी एक विजन हो, और विजन को वो हासिल करने के लिए वो मिशन बना ले ज़िंदगी को, और मिशन बनाने के लिए वो स्ट्रेटेजिक गोल्स बना ले, और वो गोल बनाए, उसमें यकीनन कहा जा सकता है कि तने तनहा उन्होंने पाकिस्तान बनाया। मगर उसके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि और भी किरदार थे, जिसमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, चंद उलमाए दीन भी थे, और भी मुख्तलिफ तबकों के लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन यही तो सहरंगेज़ी है कि वो कायद-ए-आज़म की लीडरशिप के मातहत उन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, और 45 में 45 में सेंट्रल असम्बली के लिए, नेशनल असम्बली के लिए 100% नशिस्तें जीती, और प्रोविंशियल असम्बलीज के लिए तकरीबन 88% वो वोट लिए और नशिस्तें जीती। तो तब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। यस ऑफ कोर्स, विदाउट जिन्ना पाकिस्तान का बनना मुमकिन नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कायद-ए-आज़म के बगैर पाकिस्तान का बनना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और कायद-ए-आज़म के साथ साथ बहुत सी ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने उनका साथ दिया था, और उनमें से एक हफीज़ जालंधरी साहब थे। मैडम, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप हफीज़ जालंधरी साहब अजीम शायर हैं और उनकी आप साहबजादी हैं। उन्होंने कायद-ए-आज़म के उस वक्त मेरे ख्याल से साथ दिया जब कोई वहमो गुमान में भी नहीं कर सकता था कि हम यहाँ पर ही खड़े होंगे, हम पाकिस्तान का हसूल कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। मुझे बताइए, क्या बताते हैं हफीज़ साहब, आपको क्या बताते थे अपनी ज़िंदगी में कि कायद क्या सोचते थे, उनके क्या फरमुदात थे? मेरा ख्याल है कायद-ए-आज़म की शख्सियत ही ऐसी थी कि सब उनके सहर में मुब्तला हो चुके थे, और फिर इतना बड़ा एक कदम था। पाकिस्तान का कोई ख्वाब व ख्याल में नहीं था कि एक अलग मुल्क हम बना सकेंगे, जबकि हम अंग्रेज़ों के भी मातहत थे और हिंदुओं के भी मातहत थे ही। और मुसलमान जो थे वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में और इतनी वो लोग उठ ही नहीं सकते। तो पहले तो अल्लामा इकबाल ने जब टू नेशन थ्योरी दी और कायद-ए-आज़म को बुलाया और कायद-ए-आज़म ने ये बीड़ा उठा ही लिया, तो फिर उस ज़माने के जो शुअरा, जवान, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन सब उठ खड़े हुए। उसमें हफीज़ साहब भी शामिल थे, और तहरीक पाकिस्तान में हफीज़ साहब ने बहुत कायद-ए-आज़म के साथ काम किया। और सबसे पहले तो हफीज़ साहब ने शाहनामा इस्लाम लिखा। शाहनामा इस्लाम एक किताब, एक नज़्म है जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, बहुत तवील नज़्म है, जिसमें तारीख़ इस्लाम जहालत से शुरू हो के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और उसके बाद जो इस्लाम का उरूज था, वो सब उसमें बहुत ख़ूबसूरती से एक मंज़र कशी है कि मुसलमान कौम जो है उसने कितनी तरक्की हासिल की, और इंसानियत सिर्फ़ मुसलमानों से दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई। तो वो शाहनामा इस्लाम तहरीक पाकिस्तान के जो जलसे थे, और उसमें वो पढ़ते थे हफीज़ साहब, लोग जमा होते थे, और कायद-ए-आज़म के कहने पे वो इंडो पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट था, एक एक शहर, गांव वहाँ जाते थे, जलसे करते थे, और शाहनामा इस्लाम पढ़ा जाता था, और तहरीक पाकिस्तान के लिए चंदा जमा किया जाता था। मेरे ख़्याल में कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म जैसा चाहते थे, ये नहीं मैं कहूँगी कि वैसा नहीं बना, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो यही वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो मुसलमान हैं वो इस जुल्म से, और जिस तरह उनको वो देख रहे थे कि अगर एक ही हिंदुस्तान में ही मुसलमान रहे तो उनका क्या हशर होगा, और वो हम अब भी देख रहे हैं। तो एक हिस्टोरिकल वाक़या ये है कि कायद-ए-आज़म ने मेरे वालिद से, हफीज़ जालंधरी साहब से नज़्म लिखवाई, और वो उन्होंने 1947 में पहली अगस्त को उनसे कहा, तो 3 अगस्त को नज़्म लिख के उन्होंने कायद-ए-आज़म को पेश की।
तो उन्होंने उसको सुना और लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म ने और अप्रूव किया कि हाँ ये ठीक है। और फिर दिल्ली रेडियो से उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग करवाई हफीज़ जलंधरी की आवाज़ में। और जो हमारी हिस्टोरिकल तकरीर थी कायद-ए-आज़म की 15 अगस्त को लाहौर से, उसके बाद ये जो नज़्म है वो हफीज़ जलंधरी की आवाज़ में ब्रॉडकास्ट की गई। उसकी अगर आप कहें तो मैं 2-3 शेर सुना दूँ ताकि ये फिर हमें पता चल जाएगा कि कायद-ए-आज़म क्या चाहते थे, कैसा पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये लिखवाई थी। जरूर। नए दौर में अर्श बरी बारान करम बरसाएगा, फर्श ज़मीन पर चांद सितारे का परचम लहराएगा, अपनी सूरत देखने वाला हैरत में खो जाएगा, हर जर्रा एक आफताब है ये साबित हो जाएगा, कैद बशर की जंजीरें जमहूर के हाथों टूटेंगी, गलबाए ज़र की तकदीरें मजदूर के हाथों फूटेंगी, कदरे हुनर मेयार नज़र से ही पहचानी जाएगी, ऐसे पर मनकूश कोई भी राय न मानी जाएगी। और पूछने वाले पूछते हैं ये नया दौर कब आएगा? पूछने वाले पूछते हैं ये नया दौर कब आएगा? मैं कहता हूँ प्यारे, जब तुम लाओगे तब आएगा। क्या बात है। तो जब तुम लाओगे तब नया दौर आएगा। तो फिर ये चाहते तो यही हैं और यही होगा कि हर जर्रा जो है वो आफताब बनेगा पाकिस्तान में आके, और ये पैसे की जो रेल पेल वाले हैं वही नहीं बढ़ेंगे, मेहनत वाले बढ़ेंगे, मजदूर बढ़ेंगे, जंजीरें सारी टूट जाएंगी जो कि हमारे पैरों और हाथों में पड़ी हैं। लेकिन आखिर में यही है कि ये दौर कब आएगा, तो लाना तो हमने ही वो दौर है। बिल्कुल, तो कायद-ए-आज़म ने इस नज़्म को अप्रूव किया और फिर अपनी तकरीर के बाद ये नज़्म नशर हुई थी। डॉक्टर साहब, एक ये बड़ी कंफ्यूजन आज तक हमारे जहनों में है कि कायद-ए-आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। हमें आप बताइए, आपकी नॉलेज में क्या है, तारीख क्या बताती है कि कैसा पाकिस्तान होना चाहिए था, या कायद-ए-आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे? पहले तो मैडम को मेरा सलाम, और बहुत अच्छी नज़म उन्होंने जलंधरी साहब की सुनाई। ऐसे ही पाकिस्तान कायद-ए-आज़म चाहते थे, जमहूरी, इस्लामी और फलाही रियासत का क्याम चाहते थे। फलाही रियासत से मुराद वही जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बच्चों को, बूढ़ों को, नादारों को, ज़ईफ़ों को वज़ाइफ मिला करते थे, स्कॉलरशिप मिला करती थी। और यही आजकल वेस्ट में, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह में यही निज़ाम राइज है। मगर जो मैडम ने कहा, या मैं पाकिस्तान से मायूस नहीं है, मगर जो जिना चाहते थे कि ये मजदूर, किसान या पिसा हुआ तबका जो है वो आगे बढ़ेगा और वो आगे बढ़कर कौम की तकदीर बदलेगा। मगर हुआ ये कि जो मुराद याफ्ता तबका जो अंग्रेज़ों के दौर में था, वो आज भी वही मुराद याफ्ता तबका, प्रिविलेज्ड क्लास जो है, हार्डली 5% है पूरे पाकिस्तान की, वो यहाँ पर ताकत का सरचश्मा उनके हाथ में आ गया। जिना ऐसा नहीं चाहते थे, ना इलामा इकबाल ऐसा चाहते थे। बिलाखिर ये 5% को अगर मुराद याफ्ता रहना है तो 95% के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उसकी वो अगर निगहदाश्त नहीं करेंगे, तो मुझे अंदेशा है कि वो जो हम जिना का ख्वाब था, इलामा इकबाल का ख्वाब था, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। पहले भी हम नुकसान उठा लिया है, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, अब हम मज़ीद किसी और की चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है। ये देखिए, ये जो सरमायादाराना निज़ाम चल रहा है, जो हफीज़ जलंधरी साहब की नज़म है, उस पर तो उसकी नफ़ी की जा रही है। मगर सरमायादाराना निज़ाम भी रहे, मगर जो आम लोगों के हकूक़ हैं उसको प्लीज़ अगर नहीं देंगे तो ये बहुत खराबी की तरफ हम जा रहे हैं। मगर जिना जो चाहते थे पाकिस्तान, वो तो मौजूद है, लेकिन हम उसको संभाल उस तरह नहीं कर पा रहे जो शायद हम संभाल सकते थे या संभाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने सोचा था या वो बनाना चाहते थे, हमें भी उसमें अपना जो किरदार है वो निभाना है। डॉक्टर इकबाल चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे, हिस्टोरियन है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने आज के दिन ख़ास तौर पर हमारे लिए वक्त निकाला और आपने हमारे साथ बात की है। मैडम, आपसे मैं जाते जाते हाफिज़ साहब की कौन सी कोई नज़म या कोई शेर जो आपको पसंद हो?
चाहती हूँ कि आप हमारे साथ में शेयर करें। शेर तो उनके मुझे बहुत से पसंद हैं। चलिए, उन्होंने कहा है कि हम ही में थी ना कोई बात, याद ना तुमको आ सके, अच्छा। तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। ऐसा हो कोई नामाबर, बात पे कान धर सके, सुन के यकीन कर सके, जाके उन्हें सुना सके। और अहले ज़ुबान तो हैं बहुत, कोई नहीं है अहले दिल, कौन तेरी तरह हफीज़ दर्द के गीत गा सके। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन हो गए। और रज़ा रियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हफीज़ जलंधरी साहब की बेटी हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और आज के दिन के हवाले से आपने भी हमारे साथ गुफ्तगू की है। और जनाब कायद-ए-आज़म डे मनाया जा रहा है, आज उनकी यौम पैदाइश का दिन है और हमने कोशिश की है कि कुछ उनकी ज़िंदगी पर हम बात कर सकें, उनके जो फरमुदात के हवाले से हम लोग बात कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेगमेंट हमारा पसंद आया होगा और हमें भी कोशिश करनी चाहिए, बल्कि आज के दिन की मुनासबत से ये अहद करना चाहिए कि जो हमारे लीडर, जो हमारे कायद हमें कहना चाहते थे, जो उनके फरमुदात हैं, उन पर हमें अमल पैरा होना चाहिए। तो आज के दिन मेरे ख्याल से हम ये अहद करके ही हों। ठीक है जी, अब मुझे जनाब आपने इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।